किसान आंदोलन में नील विद्रोह के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट आंदोलन है वो पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। वो भी ये पावना विद्रोह 1873 में जो हुआ उसके मुख्य दो कारण थे। एक तो कारण था कि जमींदारों के द्वारा जो किसानों को दखली अधिकार मिला था। 1859 के कानून 10 रूल 10 के अनुसार किसानों को यह अधिकार मिला था कि अगर वो किसी भी जमीन पर 12 साल तक लगातार खेती करते हैं तो उनको उस जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। तो इस अधिकार को जमींदारों के द्वारा छीनने की कोशिश की गई। वो 12 साल तक किसी किसान को देते नहीं थे जमीन, ताकि उन पर उनका अधिकार ना हो, वो दखली का अधिकार उनको ना मिल जाए। तो एक तो ये कारण था कि उस कानून को धक्का बताया जा रहा था अपनी चालाकियों के द्वारा, जमींदारों की चालाकियों के द्वारा, और दूसरे लगान बढ़ाए जा रहे थे। तो इस वजह से पावना जिले में एक विद्रोह शुरू हुआ। ये भी कानूनी दायरे में ही था। एग्रेरियन लीग की स्थापना किसानों के द्वारा की गई और उस एग्रेरियन लीग के द्वारा पैसे इकट्ठे किए गए और जमींदारों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। तो बिल्कुल कानूनी रूप से इस लड़ाई को लड़ा गया किसानों के द्वारा। पावना जिले के यूसुफजाही से इसकी शुरुआत होती है, जहां एग्रेरियन लीग की स्थापना की गई और धीरे धीरे पूरे बंगाल में उस तरह की एग्रेरियन लीग की स्थापना हुई और जमींदारों को भी अदालतों में घसीटा गया। फराजी आंदोलन से जुड़े हुए जो दुधू मियाँ थे, नया मियाँ थे, उन लोगों ने भी किसानों को संगठित करने का काम किया। तो इस तरह से जब सरकार की बात हम अगर करें तो सरकार की भूमिका बिल्कुल तटस्थ रही थी इसमें। इसका मुख्य कारण ये था कि ये आंदोलन भी ना जमींदारी प्रथा के खिलाफ थी, ना उपनिवेशवाद के खिलाफ थी, बल्कि जो उनके अपने कानूनी किसानों के जो अपने कानूनी अधिकार थे उनको छीना जा रहा था। तो उस अधिकार को बचाने के लिए ये लड़ाई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि किसानों के प्रति सरकार का रवैया एक सकारात्मक रहा और 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पास हुआ और उसके द्वारा किसानों को ये अधिकार दिया गया कि वो एक ही गांव में, जरूरी नहीं है कि एक ही जमीन के टुकड़े पर, अगर एक गांव में वो 12 साल तक खेती करते हैं अलग अलग जमीन के टुकड़े पर भी, तो भी उनको दखली का अधिकार मिलेगा। बुद्धिजीवियों के बारे में अगर बात करें तो पावना रिवोल्ट के समय बुद्धिजीवियों की भूमिका कुछ अलग दिखी। जो नील विद्रोह के समय एकजुट थे, अब बुद्धिजीवी बटे हुए थे, क्योंकि यहाँ हमला देसी जमींदारों पर हो रहा था और नील विद्रोह में हमला विदेशी नीलों पे हो रहा था। तो यहाँ ये देखा गया कि हिंदू पैट्रियाट अमृत बाजार जो पत्रिका थी वो जमींदारों के पक्ष में खड़ी थी, जबकि बंगाली जो दूसरी एक न्यूज़पेपर है वो किसानों के पक्ष में खड़ी थी। तो हम बुद्धिजीवियों को देखते हैं कि वो भी दो भाग में बटे हुए थे। तो ये पावना विद्रोह में एक नई बात नजर आई कि बुद्धिजीवी बट गए। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार का रवैया जो है वो इन आंदोलनों को ज़्यादा कुचलने का नहीं रहा है, क्योंकि जो भी या तो नील विद्रोह हुआ हो या पावना विद्रोह हुआ हो, कोई उपनिवेशवाद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा था, बल्कि अपनी जायज मांगों के लिए आवाज़ उठा रहा था। और दोनों ही जो विद्रोह हुए हैं वो हिंसात्मक नहीं थे। इक्का दुक्का कुछ घटनाएं वैसी हुई है जैसे पावना में हुई है, जब अदालतों के आज्ञा को या ऑर्डर को मानने से जमींदारों ने इनकार किया तो उनके खिलाफ छिटपुट घटनाएं हुई थी, लेकिन बहुत बृहद पैमाने पर नहीं हुई। जिस तरह से पहले हम देखते हैं, खास करके जो ट्राइबल रिवोल्ट, संथाल विद्रोह वगैरह में हम देखते हैं, या 1857 के पहले के जो भी आंदोलन हुए हैं वो देखते हैं, तो
इस तरह की कोई बृहद पैमाने पर घटना नहीं हुई, इसलिए सरकार का रवैया भी जो है वो सकारात्मक रहता था। तो ये पावना एक दूसरा सेक्शन है नील विद्रोह, उसके बाद पावना विद्रोह। फिर हम तीसरे सेक्शन में आपको बताएंगे डेक्कन राइट्स के बारे में। तब तक के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।